स्वागत है आपका हमारे क्लासेस में। और आज चैप्टर शुरू करेंगे स्थिर वैद्युतिकी। ये 12th क्लास का चैप्टर है फिजिक्स से रिलेटेड। अब देखिए, बात करते हैं पहले कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। आपको चैप्टर को शुरू करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। देखिए, स्थिर एंड वैद्युतिकी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्थिर का मतलब होता है कि रुका हुआ, प्लस वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। यानी कि इस चैप्टर में हम आवेश के अध्ययन की बात करेंगे, बट जो गति नहीं कर रहा है, जो गतिमान आवेश नहीं है, हम उस आवेश की बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, ये चैप्टर को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये दो पार्ट में डिवाइड है आपका स्थिर वैद्युतिकी। पहला आपके पास आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर जो है वो विभव, विभवांतर एवं संधारित्र है। तो इस वीडियो में टोटली आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें हम बात करेंगे विभव, विभवांतर और संधारित्र। ये अलग चैप्टर है, बट ये स्थिर वैद्युतिकी का ही दोनों पार्ट है। तो अलग अलग पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद आपके पास पार्ट 2 होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेश क्या होता है। बेसिकली इसको बोला जाता है, इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है। आपने चार्ज के बारे में सुना होगा। देखिए, चार्ज, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। यानी कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म, एक प्रॉपर्टीज है बेसिकली आवेश कि जिससे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश देखो दो तरीके से होता है, एक तो विद्युतीय आवेश, एक विद्युत आवेश, और दूसरा चुंबकीय आवेश। ये चुंबकीय आवेश का एक पूरा चैप्टर है, इसको हम बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम विद्युत आवेश के बारे में इसमें जान लेंगे। लेकिन हम उससे पहले जान लेते हैं कि आवेश है क्या। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। यानी कि कोई क्षेत्र है, अगर कोई क्षेत्र में, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए कोई क्षेत्र है, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये मान लिया कोई क्षेत्र है, यहाँ पर हमने कोई आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर कोई आवेश है। अगर इस आवेश को हम इस क्षेत्र के अंदर तक लाना चाहें तो वो किस तरह से लाया जा सकता है। ओब्वियसली बात है, हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा और यहाँ तक लाना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पर कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आवेश और दूसरा होता है नेगेटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश में आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ और बड़े इजी तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है इस क्षेत्र में, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आवेश है। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। आवेश ये प्रकार होते हैं आवेश। तो यहाँ देख लेते हैं, माना कि इस पॉजिटिव आवेश कि ये पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है इससे, और इसको हमको लेकर आना है इस क्षेत्र में, तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दो घटनाएं होती है। अगर इस माइनस वाले आवेश को हम यहाँ लेकर आते हैं तो ये आकर्षित होते हैं आपस में। क्या होते हैं फ्रेंड्स? आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर मान लिया ये भी पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश है, तो इस कंडीशन में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। इसका मतलब ये इस स्थान में नहीं आएगा, ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। यानी मान लें कि अगर इसको हम लेकर आ रहे हैं, इसे पास लेकर आ रहे हैं, तो ये पास नहीं आएगा। पास आने के बजाय एक दूसरे को ये धक्का मारेंगे बाहर। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव आवेश है और ये पॉजिटिव आवेश है, और पॉजिटिव अगर आवेश प्राप्त होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक सिंपल चीज़ है। तो ये एक सिंपल एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आवेशों के बारे में। अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर ये बताया गया कि आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। अब थोड़ा सा कुछ उदाहरण के साथ बात कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हमको दिया गया सोडियम, ये अन्य उसका सोडियम का सूत्र होता है। अब इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, यानी कि 2, 8, 1। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, पहले यहाँ पर 11 थी सोडियम के पास। ये दो केसेस अलग अलग है। यहाँ पर देखिए पहले सोडियम पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी, लेकिन अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माना किसी को उधार दे दिया गया तो अब इस पर पॉजिटिव का साइन आ गया। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देगा तो जो देने वाला जो दाता है उस पर धनात्मक चिन्ह आ जाता है, और जो लेने वाला है यानी कि वो ऋणी हो जाता है, वो कर्जे में आ जाता है, यानी कि उस पर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का साइन आया। क्यों आया? क्योंकि इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, दान दे दिया। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची है 10। इसका मतलब आप यहाँ पर ये
पॉजिटिव का साइन आ गया। अगर माना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान देता तो यहाँ पर आ जाता 2 पॉजिटिव, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दान देता तो उसके ऊपर आ जाता 3 पॉजिटिव। बट इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं, कुछ कंडीशंस होती है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इसके ऊपर एक, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, ये गेन करता है। तो यहाँ देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ गया। ऊपर वाली कंडीशन में देखिए जब इसने दिया तो पॉजिटिव का साइन आया, और नीचे वाली कंडीशन में देखिए यहाँ का इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि ग्रहण करा तो इस पर नेगेटिव का साइन आ गया। तो बेसिकली इस तरह से ये चीज़ें होती है, ये आयन्स होते हैं। इस बारे में भी आगे हम बात कर लेते हैं, फिलहाल इतना आप समझ लीजिए, बाकी मैं आगे बताता हूँ। थोड़ा सा एक और चीज़ भी देख लीजिए, यहाँ पर ये बोला गया कि आवेश की संकल्पना के आधार पर दी जाती, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। यदि किसी वस्तु में ई की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश, तथा यदि किसी में ई की कमी होती है तो उस पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। इस बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये साथ साथ नोट्स लिखते रहिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उनको कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे रहिए और ये नोट्स आप करते रहिए नोट। चलिए अब आवेश के मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देखिए विद्युत धारा बराबर जो होता है वो आवेश बटे समय होता है। तो अगर इस समय को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिया जाए विद्युत धारा के साथ, तो विद्युत धारा इंटू समय हो जाएगा, तो आवेश का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसका SI मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड। जो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और समय का जो होता है वो सेकंड होता है। तो दोनों को मिला करके आपके पास बन जाता है कूलाम। कुछ और भी मात्रक होते हैं, स्टेट कूलाम, और कूलाम का जो मान होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। अगर आपको सिर्फ स्टेट की पावर जो पूरी होती है वो होती है 3 × 10⁻19 कूलाम। ये पूरी वैल्यू होती है एक कूलाम की। अब आगे देखते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश की प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात संरक्षित रहता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। विलगित निकाय कि किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व भी और बाद में भी दोनों बराबर रहता है, अर्थात आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जो उसके पूर्व था वही आवेश और जो बाद में था वो भी आवेश, दोनों सेम रहेंगे। यानी कि आपके पास प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश बराबर प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत का कहने का मतलब यह है कि आवेश को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ उसको उसकी जो फॉर्म को है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस इतना ही हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई समेशन क्यू आई बराबर जो होता है वो समेशन होता है क्यू एफ के। अब यहाँ पर एफ से कहने का मतलब ये है कि है तो आई की ही वैल्यू, बट इसको एफ की फॉर्म में हम इसको दर्शा रहे हैं। यानी कि प्रक्रिया के पूर्व भी वो सेम रहेगा और प्रक्रिया के पश्चात भी आवेश जो है वो सेम रहेगा, नेट आवेश। अब देखते हैं आवेशन कितने प्रकार का होता है, यानी कि कितने तरीके से होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेशन होता क्या है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को आवेश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया, तो अगर हम उसको आवेशित कर रहे हैं तो उस आवेशित करने की प्रक्रिया को ही आवेशन कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार से होता है। पहला आता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब संपर्क द्वारा आवेशन में भी ये 2 प्रकार से होता है, एक घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा चालन द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, उस पर धनावेश आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु में हम क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। थोड़ा सा नोट पढ़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। दोनों में एक समान परिमाण यानी कि क्वांटिटी दोनों में सेम होगी, लेकिन आवेश विपरीत होगा। एक पे अगर धनात्मक होगा तो दूसरे पे ऋणात्मक आवेश होगा। दूसरा है हमारे पास चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक तार को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये एक आवेशित है, यानी कि इसके अंदर आवेश है, और ये अनावेशित धातु। फॉर एग्जाम्पल 2 गोले हमने ले रखे हैं जिस पर पूर्ण रूप से आवेश है और एक पे पूर्ण रूप से आवेश नहीं है। तो इस प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं? चालक तार ले रहे हैं और चालक तार को अनावेशित तार पे
धातु पे जोड़ा जा रहा है। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो आवेश जा रहा है वो इसमें जा रहा है। इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में वो कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये भरी हुई टंकी है। तो भरी हुई टंकी में अब आप देखते होंगे कि फॉर एग्जांपल जो घरों के ऊपर, या आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी टंकियां लगाई जाती है हमेशा वो हाइट पे लगाई जाती है। उसका मेन रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो के लेवल पे जो पानी होता है ना, वो ऊपर से नीचे की ओर ज़्यादा फोर्स से बहता है। तो यहाँ पर भी सेम केस है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर ज़्यादा फोर्स से बहेगा, यानी कि ना कि इधर की ओर जाएगा, ये इधर से इधर की ओर जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि बड़ी वाली टंकी से छोटी वाली टंकी में पानी भरा जाता है, ना कि छोटी वाली टंकी से बड़ी वाली टंकी में। जो ज़्यादा हाइट पे रहेगी उससे नीचे वाली टंकी में पानी भरा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, आवेश जिसमें ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से कम की ओर वो जाएंगे। देखिए आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। आवेश का प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर व विभवांतर शून्य न हो जाए, तब तक ये आवेश बहता रहता है। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रेरण आवेश कहा जाता है। यानी कि उसको बिना छुए, बिना कोई तार लगाए उसको आवेश देने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको, नोट साथ साथ बनाते रहिएगा, मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखिए इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक आवेश ये है और दूसरा आवेश यहाँ पर है। दोनों एक दूसरे से दूरी जो है वो r है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? r है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, जो दो स्थिर बिंदु है, रुके हुए बिंदु है, उनके मध्य लगने वाला स्थिर बल यानी कि फोर्स जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का साइन पता है आपको, ऐसे होता है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो बल होता है वो उनकी बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती ऐसा होता है। तो चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर इसको टोटल को मिलाया जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए F बराबर अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया जाता है, जब इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाते हैं तो K आता है और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम रहेगा। अब चूंकि देखिए K का जो मान होता है वो कहलाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे K की वैल्यू रख सकते हैं। K का मान रख दिया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, बहुत ईजी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये प्लीज़ इस डेरिवेशन के साथ ये नोट करते रहिएगा। ये पूरी डिटेल में ये लिखा गया यहाँ पे देखिए, तो इसको पूरा नोट कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के परिपथ में वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ये एक आवेश है, यहाँ पर दूसरा आवेश है Q0। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश अगर विद्युत बल का अनुभव कर रहा है, विद्युत बल का अनुभव का मतलब क्या होता है कि अगर मान ला कि यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश है, ये मान लिया Q, इसके चारों ओर इसका अपना क्षेत्र होगा। अगर इसके पास अगर एक दूसरा आवेश Q0 ले लिया जाए, तो अगर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मान लिया कि r दूरी पर है, अगर ये दोनों एक दूसरे से विद्युत बल का अनुभव करते हैं, अब विद्युत बल का अनुभव कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो हमने बताया था आपको कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब सेम आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो आकर्षण बल लगेगा। अगर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो भी आकर्षण बल लगेगा। यानी कि कोई भी दो आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो वो आपस में आकर्षित होंगे, लेकिन अगर दोनों सेम प्रकृति के हैं अर्थात कि दोनों पे सेम आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि
किसी आवेश के परिपथ में वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये इस आवेश का क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आगे देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी आवेश के विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को उस बिंदु तक रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल की उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई दूसरा आवेश, यहाँ पर ये सेम चीज़ है, देखो विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा वाली बात। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं, ई पी बराबर जो होता है F/Q0 होता है। ई आपका विद्युत क्षेत्र होता है, पी आपके पास कोई मान लिया कि कोई आवेश रखा गया तो उसको पी बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ई बराबर F/Q0। एफ आपके पास बल होता है और Q0 आपके पास क्या है? परीक्षण आवेश है। चलिए बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। यानी कि क्या होता है, आपने कभी आवेश देखा हुआ है? क्योंकि आवेश कभी दिखता नहीं है, लेकिन काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। एक्चुअल में वास्तव में कोई क्षेत्र रेखाएं होती नहीं है, एक काल्पनिक तौर पर इनको माना गया है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वही विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र की रेखा किसी स्पर्श रेखा पर क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो देखिए इस तरह से विद्युत क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरी चीज, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। यानी कि देखिए यहाँ पर ये धनावेश से क्या हो रही है? निकल रही है, और ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। देखिए इस तरह से निकल रही है। यहाँ पे ये डायग्राम नोट कर लीजिए आप। विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। कभी भी एक क्या करती है? ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट थे इसके, इनको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उससे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और एक आवेश यहाँ पर रखा गया है, और दोनों विपरीत प्रकृति के। देखिए ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा गया? 2L दूरी पर। देखिए यहाँ से लेके अब यहाँ पे देखिए ये धन परीक्षण आवेश है। इस धन परीक्षण आवेश से एक यहाँ पर पॉजिटिव आवेश रखा गया और उतनी दूरी पर क्या रखा गया? नेगेटिव आवेश रखा गया। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? L है, और इसके और इसके बीच की दूरी भी कितनी है? L है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। माना कि विद्युत ध्रुव आवेश -Q और +Q कूलाम है। दो द्विध्रुव क्या है? दो ध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब था द्विध्रुव, यानी कि दो ध्रुव हो जिसके दो पोल हो। तो दो पोल है ना, एक ये पोल है और एक ही पोल है। तो माना कि द्विध्रुव के आवेश -Q व +Q कूलाम है, दो ध्रुव है, तथा उनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2 मीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? Q × 2L। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2QL। तो P बराबर क्या होता है? 2QL वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है बेसिकली। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। थैंक यू।